बेटा एक क्वेश्चन पूछा था हमने कम्युनिटी बॉक्स पे और वो क्वेश्चन था एमसीक्यू का। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना डज नॉट अकर इन रेनबो। रेनबो फॉर्मेशन के लिए कौन सा फिनोमेना नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन दिया था इंटरनल रिफ्लेक्शन, सेकेंड दिया था रिफ्रैक्शन, थर्ड दिया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR जिसको कहते हैं, और फोर्थ दिया था डिस्पर्जन। ठीक है, बच्चों ने जो आंसर कम्युनिटी बॉक्स पे दिया वो हम देख रहे थे। ज़्यादातर बच्चों ने कहा कि इंटरनल रिफ्लेक्शन इज़ दी करेक्ट आंसर, जो कि गलत है। इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका गलत आंसर इसलिए होगा क्योंकि कौन सा फिनोमेना नहीं होता है पूछा गया था। डज नॉट अकर में हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमने वहाँ पर पिन भी किया कमेंट को, जो अपना कमेंट था, जो आंसर था उसको पोस्ट भी किया। तो बच्चों को फिर भी कन्फ्यूजन था कि इसका आंसर सर TIR नहीं होना चाहिए, इसका आंसर इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। कुछ बच्चों को तो पता भी नहीं था इसका आंसर क्या होगा। तो फिलहाल हम आपको आज क्लियर कर देंगे TIR का कॉन्सेप्ट क्या है और साथ ही साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रेनबो में क्यों नहीं होता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं TIR होता क्या है। तो देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि जैसे हमारे पास दो मीडियम्स हैं, पहला होता है आपको पता है रेयरर होगा और दूसरा कैसा होगा, डेंसर मीडियम होगा। जैसे मान लीजिए इधर आपका मीडियम रेयरर है और इधर आपका मीडियम डेंसर है, ठीक, या डेंसर टू रेयरर, इधर मान लीजिए डेंसर है और ये वाला आपका क्या है, रेयरर मीडियम है। ठीक, तो जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो आपको याद रखना है कि जो लाइट है दैट शुड ऑलवेज पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। किधर से किधर जानी चाहिए, डेंसर से रेयरर की तरफ जानी चाहिए। अब डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगी तो आपको पता है ये नॉर्मल हो जाएगा, ये इंटरफेस है, सरफेस ये कह सकते हैं इंटरफेस है रेयरर और डेंसर मीडियम का। ठीक है, अब ये नॉर्मल हो गया तो जो लाइट है दैट इज पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। जब लाइट डेंसर से रेयरर जाती है तो इट ऑलवेज बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, तो ये कुछ नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, सिंपल बेसिक रिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट है। अब होगा क्या, मान लीजिए इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कुछ ऐसे कर दिया। अब आपको पता है इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को जब बढ़ाया गया, इसको मान लीजिए I1 है। ठीक है, हमने जब इसको I1 किया तो आपको पता है जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो और नीचे गिर जाएगा और नीचे टिल्ट होगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। अब इसके बाद हमको करना क्या है, हम इसको जैसे ही इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा और हमने बढ़ाया, थोड़ा सा और बढ़ाया मतलब मान लीजिए हमने क्या कर दिया, इसको I2 कर दिया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बढ़ाने पे आप क्या देखेंगे कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सरफेस के पैरेलल बहती है, यही कहेंगे हम लोग कि नॉर्मल के परपेंडिकुलर बहती है। तो अगर देखा जाए तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्टेड रे अब हो गई, याद रखिएगा दिस इज रिफ्रैक्टेड रे 2, दिस वाज रिफ्रैक्टेड रे 1। ठीक है, तो इंसिडेंट रे 2 कौन सी थी, इंसिडेंट रे 2 थी ये, और रिफ्रैक्टेड रे 2 है ये। ठीक है, अब ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, वो हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, 90 डिग्री। तो याद रखिए एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, इसको कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। क्या कहा जाता है, क्रिटिकल एंगल। पहली चीज तो आपको समझनी है कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में। तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। क्या कॉन्सेप्ट है वो समझिए कि अगर इसके बाद हम थोड़ा सा और इसको बढ़ा देंगे, जैसे इस इंसिडेंट रे को थोड़ा सा और हम मान लीजिए टिल्ट कर दें, जरा सा भी अगर टिल्ट करेंगे, थोड़ा सा भी एंगल बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये अब 90 डिग्री तो जा चुकी थी, अब ये क्या हो जाएगी, ये इधर आ जाएगी। मतलब ये जो एंगल होगा ये वाला और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये I4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, R4 हो जाएगा। इस फिनोमेना को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज क्या होती है, द रे शुड ऑलवेज पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। और दूसरी बात क्या होती है कि जो इंसिडेंट एंगल होना चाहिए, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये एंगल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल, जो ये वाला क्रिटिकल एंगल हमने I3 निकाला था, ये वाला क्रिटिकल एंगल उससे ज्यादा होना चाहिए, I2 से। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है, ये दो कॉन्सेप्ट हमको हमेशा याद रखने होते हैं। अब देखिए, अगर पूछा जाए कि रेनबो में कैसे, आपसे पूछा गया है कि रेनबो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं होता, बच्चे कंफ्यूज हैं। बच्चे क्या कह रहे हैं, होता है।
ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, नहीं होता, और आंसर भी यही है कि TIR रेनबो फॉर्मेशन में नहीं इस्तेमाल होता। चलिए देख लेते हैं ऐसा कैसे होता है। तो मैं इस डायग्राम को मिटाऊंगा और आपको एक नया डायग्राम बताऊंगा जिसमें आपने रेनबो फॉर्मेशन पढ़ा होगा, जिस तरीके से आपने रेनबो फॉर्मेशन पढ़ा होगा। तो देखिए हमने डायग्राम बना दिया है। आपने देखा होगा ये हमारी इंसिडेंट रे है जो इस वाटर बबल वाटर ड्रॉपलेट में आती है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे, अब देखिए ये रेयर मीडियम है इधर की ओर क्योंकि एयर होगी, इस तरफ क्या होगा, वाटर की ड्रॉपलेट है तो वाटर है, तो ये डेंसर मीडियम है। अब ये सबसे पहले आपको समझना है कि इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या होता है। तो इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल देखा जाए तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को अगर सेंटर से मिला दें, ठीक है, स्फेरिकल बबल के सेंटर से मिला दें तो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब अगर देखा जाए तो ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये जो है ये हमारी क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब समझिए आपको क्या देखना है। तो देखिए लाइट गई यहाँ पे तो TIR होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि लाइट रिफ्रैक्ट कर रही है, अंदर जा रही है। ठीक है, अगर TIR या हो रहा होता तो लाइट अंदर जा ही ना पाती, वापस चली आती। ठीक है, तो यहाँ तो TIR नहीं हो रहा। पहली बात तो ये कि जो लाइट है वो रेयर से डेंसर जा रही है तो TIR नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद देखिए जो लाइट है एक तरीके से इधर आएगी, फिर यहाँ फॉल कर रही है इस पॉइंट पे, तो अब ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब नया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये हो गया। अब अगर इस पॉइंट पे आप फोकस करें, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पर TIR हो रहा है। अब देखिए, अब आपको पहले समझना ये है कि ये हमारा क्या था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, और ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे हम एक मिरर लगा दें, अगर यहाँ पे क्या कर दें, एक प्लेन मिरर लगा दें, तो क्या होगा, ये लाइट इधर की ओर जाएगी और ऐसे निकल जाएगी, यही तो होगा। इसका मतलब ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। मान लीजिए अगले केस में जो हम लोग ने यहाँ पे मिरर लगा दिया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल R था, ये जो एंगल R था, रिफ्रैक्शन हो रहा है, टोटल इंटरफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, TIR नहीं हो रहा है, तो एंगल R जो है ये क्रिटिकल एंगल से क्या है, कम है। एंगल R जो है ये क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, कम, क्योंकि यहाँ पे TIR नहीं हो रहा था। TIR होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो कि यहाँ पर एंगल R है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते आगे की ओर हैं। अब देखिए ये हमारा एंगल R था और ये हमको पता चल गया कि ये वाला जो R है, ये वाला जो एंगल R है, दिस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। अब हम आगे बढ़े, हमने क्या देखा, हमने देखा ये जब लाइट आगे पहुंची तो हम लोग ने इस पॉइंट पे नॉर्मल बना दिया। तो देखिए डॉटेड लाइन आपको नॉर्मल दिखाई पड़ रही होगी। अब हुआ क्या, ये जो हमारा एंगल था, दिस वाज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 जैसे मान लीजिए, तो ये जो I1 है इसको TIR करने के लिए क्या होना चाहिए, इसको TIR करने के लिए एंगल R से, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। बात मानते हैं ना कि एंगल I1 जो है, I1 शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तभी TIR हो पाएगा। लेकिन हमको देखना है क्या I1 क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा था, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए ये आपका पता है आपको, ये जो है ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस है। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी रेडियस है। आप देख सकते हैं एक ट्राइंगल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, मान लीजिए A है, ये पॉइंट मान लीजिए B है, और ये पॉइंट मान लीजिए O है। तो AOB अगर आप ट्राइंगल को देखें तो इसमें AO जो है, AO किसके बराबर है, OB के बराबर है। अगर AO OB के बराबर है तो क्या होगा, ये वाला एंगल जो होना चाहिए, मतलब इसके सामने वाली एंगल और इसके सामने वाला एंगल दोनों इक्वल होते हैं, आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी में। तो एंगल R जो है, दिस शुड बी एंगल I1। ठीक है, ये एंगल R और ये एंगल I1 इक्वल होने चाहिए। ठीक है, एंगल R और एंगल I1 क्या होने चाहिए, इक्वल। और एंगल R हमको, ये वाला एंगल R हम लोग ने क्या निकाला था कि ये क्रिटिकल एंगल से कम है। इसका मतलब ये एंगल I1 जो है ये भी क्रिटिकल एंगल से कम है, और क्योंकि ये एंगल I1 क्रिटिकल एंगल से कम है, इसका मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पे भी TIR नहीं होगा। यहाँ पर पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। ये जो है ये पार्शियल रिफ्लेक्शन है, टोटल रिफ्लेक्शन नहीं है। टोटल रिफ्लेक्शन के लिए ये कंडीशन बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल IC उसको लिखा जाता है। यहाँ पे जो हमने समझाया थोड़ा सा अलग हम लोग ने चीज़ें ली हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को मेन समझिए कि ये जो एंगल था हमारा R, ठीक है, ये लेस देन था क्रिटिकल एंगल से, क्रिटिकल एंगल से कम था, तभी रिफ्रैक्शन हो रहा था। और ये वाला R हमने प्रूव कर दिया कि I1 के बराबर है। इसका मतलब ये जो I1 है ये भी लेस देन होगा क्रिटिकल एंगल के, ये जो I1 है ये भी लेस देन होगा क्रिटिकल एंगल के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर रिफ्रैक्शन TIR नहीं हो रहा था तो यहाँ इस वाली केस में भी TIR नहीं हो रहा होगा।
इसीलिए हम लोग ने कहा इस क्वेश्चन में कि कौन सा फिनोमेना नहीं होगा रेनबो में, तो आंसर क्या आया, इसमें TIR नहीं होगा। लेकिन बच्चे फिर भी इसमें कंफ्यूज थे। तो ये हमारा जो डाउट सेशन था वो अभी हम लोग ने क्लियर किया। आई होप ये जो बात है बच्चों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस, बाकी के MCQs हम लोग बहुत जल्द लाते रहते हैं, लाइव क्विजेस भी होती रहती हैं, तो सारी चीज़ आप लोग फॉलो करते रहिए। आज के फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।